मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये YouTube चैनल जो बनाने का मेरा मकसद है वो एक मकसद तो है ही है कि मैं चूंकि स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं तो एक अपना प्लेटफॉर्म विकसित करना, ऐसा मंच विकसित करना जिस पर मैं अपनी बात कह सकूं, पत्रकारिता कर सकूं, आप लोगों से वो सूचनाएं, वो बातें साझा कर सकूं, वो विश्लेषण बता सकूं जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक दृष्टिकोण होता है, एक नजरिया होता है, वो पहुंचना चाहिए। उसके साथ कई बार मैं आपको कुछ सिलसिलेवार बिंदु बताता हूं, तो आज भी एक सिलसिलेवार बिंदुवार घटनाक्रम बताऊंगा। तथ्य है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे मन में कुछ आया और मैंने वो संरचना, वो सिद्धांत, वो कहानी आपको सुना के आपको उसे समझा दिया। ये तथ्य हैं और वो तथ्य जिनके हवाले से मैं बताऊंगा, जिनके नज़रिए से, जिनके दृष्टिकोण आएंगे उसमें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चूंकि ये बार बार बात हो रही है कि प्रवासी मजदूरों का क्या हुआ, बहुत सी चर्चाएं हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रही, वो सब हम चर्चा कर चुके हैं अलग अलग विषयों में। लेकिन एक बात जो बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी कहानी है इस देश की, कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं से भी राशन नहीं मिला। प्रवासी मजदूरों को, ढेर सारे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन कहीं से भी किसी को राशन नहीं मिला। किसको? वो राशन कार्ड लेकर गया और उसको राशन नहीं मिला, उसकी एक भी खबर अब तक नहीं आई, एक भी खबर। यानी इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी, इतनी मुश्किलें हैं देश में। अभी चाइनीज वायरस के समय में और मुश्किलें बढ़ गई हैं, बहुत खतरनाक स्तर तक चली गई हैं, कहीं कहीं से बहुत एकदम जिसको हृदय विदारक, भावुक कर देने वाली, मतलब भावनात्मक विस्फोट वाली तस्वीरें आती हैं। लेकिन उसमें भी राशन कार्ड पर किसी को राशन नहीं मिला, ऐसी खबरें सुनने को, देखने को नहीं मिली। अब मैं आपको आज से थोड़ा पीछे ले चलता हूं, क्योंकि संदर्भ तभी समझ में आते हैं क्योंकि ये ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी जिसका न किसी को अनुभव था, न किसी को लड़ने के तरीके पता थे। 11 जनवरी 2018, 11 जनवरी 2018 की बात है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन अवार्ड वो चल रहे थे और उसी अवार्ड के साइडलाइंस में, जिसको कहते हैं कि चैनल होते हैं, टीवी चैनल, मीडिया पार्टनर होते हैं, वैसे भी जाते हैं, तो टीवी पर पूछा गया उस टीवी चैनल के लिए नंदन नीलेकणी से कि क्या आधार का डाटा, अब मैं डाटा बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी वाला आदमी हूं, अंग्रेजी वाला था डेटा बोलता, गोपनीय जानकारी ये सब लीक हो रही है, बिक रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? उस वक्त ट्रिब्यून ने एक बड़ी खबर छापी थी जिस खबर में ये कहा गया था कि मतलब करोड़ों लोगों की जानकारियां लीक कर दी गई है, बेच दी गई है। आधार के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में मामले चले गए थे, कांग्रेस विरोध कर रही थी, निजता के कानून का उल्लंघन कहते हुए सारे के सारे जो अधिकार कार्यकर्ता, राइट्स एक्टिविस्ट अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में जो अधिकार कार्यकर्ता होते हैं, निजता का अधिकार, मानवाधिकार, नारी अधिकार, पता नहीं कौन कौन से अधिकार, पता नहीं उनके अधिकारों के लिए वो लड़ पाते हैं नहीं लड़ पाते, वो सब लेके वो अदालतों में थे, बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, बड़ी बड़ी विमर्श खड़े हो रहे थे। और उस वक्त एक अखबार ने ये रिपोर्ट किया और नंदन नीलेकणी का जो जवाब था वो सुनना चाहिए। 11 जनवरी 2018 उन्होंने कहा, आधार को खराब, असुरक्षित बताने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। अब इस बयान पर अपने अपने खेमे होंगे, जो इस देश में एक स्थिति हो गई कि आप जिसके पक्ष में होंगे उसके लिहाज से आप नंदन नीलेकणी को भला बुरा कहने के लिए तैयार हो जाएंगे, मानस अपना बना लेंगे। लेकिन वो आप करें उससे पहले थोड़ा आगे की बात सुन लीजिए, क्योंकि ये नंदन की कही ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अपना खेमा पाला तय करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज चाइनीज वायरस के दौर में ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और अभी आज क्यों कर रहा हूं, आज ये
12 मई को ये बात क्यों कर रहा हूं? आज रात को प्रधानमंत्री 8 बजे फिर बोलेंगे, तो मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? अभी मैं जब एक एक करके बातें करूंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण वजह है इस बात करने की। लेकिन वो वजह तक मैं पहुंचूं उससे पहले कुछ जानकारियां आपको दे दूं। ये जानकारियां संदर्भ के साथ हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। नंदन नीलेकणी इंफोसिस के साथ वैसे ही पहचाने जाते हैं जैसे एनआर नारायण मूर्ति सह संस्थापक रहे हैं वो मूर्ति साहब के साथ। वो भी सॉफ्टवेयर वाले आदमी थे। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति एक कंपनी में काम करते थे। उसी कंपनी में नंदन की पत्नी रोहिणी भी उनसे मिली थी, नहीं उससे पहले ही मिल गई थी, आईआईटी बॉम्बे में शायद क्विज कंपटीशन के दौरान ही। तो उन दोनों की शादी हुई, और वो सिर्फ जानकारी के लिए। और जो नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति थी, वो तो खैर सब कहानियां जानते ही थे कि उन्होंने पैसे दिए, कैसे वो कंपनी बनी। लेकिन ये संदर्भ बहुत बड़ा नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस है, छोटा संदर्भ है। नंदन नीलेकणी 2009 में इंफोसिस छोड़कर भारत सरकार के साथ आ गए। क्यों आ गए? एक संस्था बनी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही UIDAI है जो आधार कार्ड बनाती है। आधार कार्ड मतलब क्या? मल्टीपर्पज बायोमेट्रिक कार्ड। मल्टीपर्पज बायोमेट्रिक कार्ड का मतलब क्या? कि आपका अंगूठा, उंगली, आंख की पुतलियों, उसके निशान लिए जाएंगे और एक सुरक्षित गोपनीय जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में देश के हर नागरिक की रहेगी, जिससे वो आपको जरूरत पे मदद कर सके और जो भी काम है वो आपके चल सके। इसकी सिफारिश की गई थी, उसी के लिए ये किया गया। नंदन नीलेकणी 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अनंत कुमार के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा मत हासिल किए थे नंदन नीलेकणी ने, लेकिन फिर भी 2,30,000 के आसपास मतों से उन्होंने हरा दिया, क्योंकि 6,33,000 मत मिले थे अनंत कुमार को। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था। लेकिन आप सोचिए कि 2014 के चुनाव में भी बेंगलुरु दक्षिण से नंदन नीलेकणी को 4 लाख से ज्यादा मत मिले कांग्रेस के टिकट पर, और वो चुनाव हारते हैं। जब वो 2014 के चुनाव में लड़े तो वो देश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे। तो कितने अमीर? 7,710 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति थी। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? 7,710 करोड़ रुपए। ये आप जो अपने शहर में छोटे मोटे इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं, तो एकाध इंडस्ट्रियल एरिया की तो पूरी जो हैसियत थी, औकात थी, क्षमता थी, वो सिर्फ नंदन की रही होगी। नंदन हार गए, लेकिन इसके बावजूद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी, तो क्या उनको दरकिनार कर दिया गया? क्या उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता, उनकी उपलब्धियां? अच्छा, नंदन की उपलब्धियों को मैं गिनाने बैठूंगा ना, तो फिर शायद ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन चलिए, आपको मैं एक तस्वीर सिर्फ दिखा देता हूं। ये तस्वीर है, ये नंदन की एक किताब है, इमेजिनिंग इंडिया, आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी। जब मैं 2008 में CNBC आवाज मुंबई से दिल्ली के लिए मेरा स्थानांतरण हुआ, मैं दिल्ली डेस्क का इंचार्ज बनाकर यहाँ भेजा गया, तो उस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, जो बाद में CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर भी बने, आलोक जोशी। हालांकि अब वो नहीं, अब वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये लिख कर भेजा था, ये किताब उन्होंने ही दी थी। और इतनी मोटी किताब मैंने अपने जीवन में पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लिया है। कुछ पन्ने हो सकता है जल्दी पलट दिए, लेकिन इसको पढ़ा है मैंने। और इसमें आलोक जी ने मुझे लिखा था, प्रिय हर्ष, ताकि अपनी जड़ों से दूर रहने का दर्द सहते हुए भी आप अपनी अच्छी आदतों, विचारों और सदिच्छा की शक्ति का सकारात्मक प्रयोग निरंतर जारी रखें। आलोक। 4 दिसंबर 2008। 26 दिसंबर 2008 को मैं मुंबई CNBC आवाज से दिल्ली आ गया था, और मुंबई में रहते हुए मैं नॉन मार्केट बैंड का प्रमुख था, यानी चैनल के आधे हिस्से की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी। मैं तय करता था क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो जिसको हम कहते हैं कि शाम को जब बाजार बंद हो जाता है उसके बाद। और ये मैं संदर्भ क्यों बता रहा हूं? ये संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नंदन हार गए, तो उनके साथ क्या हुआ होगा,
तो 2016 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने उनको उस समिति में शामिल किया जिसको यह देखना था कि डिजिटल पेमेंट का ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित तरीके से और आसानी से कैसे उपयोग कर सकते हैं। वो समिति में नंदन शामिल होते हैं। 2017 में नंदन और उनकी पत्नी रोहिणी ने अपनी आधी संपत्ति दान करने का प्रण किया। नंदन और रोहिणी के 2 बच्चे हैं, निहार और जाह्नवी। दोनों येल विश्वविद्यालय से उपाधि हासिल करके लौट चुके हैं। अब ये सब मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि नंदन नीलेकनी की कही हुई बात को आप बिना किसी बहस के, जो शुरुआत मैंने की थी और मैंने कहा था कि आप खेमा बना लेंगे, तो अब आप खेमा नहीं बना पाएंगे। नंदन को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, उसके बावजूद हार गए, उसके बावजूद मोदी सरकार ने उसी तरह की जिम्मेदारी दी, उसी तरह से समझा। नंदन कांग्रेस में तो बहुत ब्लू आइड बॉय थे एकदम। उनको 2009 में ही कमेटी का बना दिया गया था। वो इन्फोसिस छोड़कर आए थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया था, टिकट भी दिया। इससे ज्यादा क्या होगा? तो आप अगर कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं तो अपने अपने खेमे तय करके मत उतरिएगा यहां। इसीलिए ये संदर्भ मैंने दिया। अभी 11 मई को यानी कल नंदन का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने भविष्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर 9 वर्ष पहले अपनी अगुवाई में बनने वाली रिपोर्ट का लिंक साझा किया है। और उसके बाद उसी के जवाब में वो लिखते हैं, इट वुड हैव गिवन एमंग अदर थिंग्स फुल नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स, ब्रैकेट में है एनी टाइम एनीवेयर, ऑप्शन फॉर फूड और कैश एसेट्रा। इट कुड हैव बीन अ ह्यूजली पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म इन दिस क्राइसिस। इसका मतलब ये हुआ कि और बातें अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा अगर पूर्ण राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी की जाए, जो मतलब किसी भी राज्य में कहीं भी मिले, तो भोजन और नकदी के लिए ये बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है और आज के इस चाइनीज क्राइसिस के दौर में बेहतर रणनीतिक मंच भी हो सकता है। तो मैंने कहा पहले उनकी रिपोर्ट देख ली जाए। रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन एन आईटी स्ट्रेटेजी फॉर पीडीएस एंड एन इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन फॉर द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी फॉर फूड एंड किरोसिन। 60 पन्ने की यह रिपोर्ट अक्टूबर 2011 में नंदन की अगुवाई वाली कमेटी ने, नंदन चेयरमैन थे, तत्कालीन वित्त मंत्री को सौंपी थी। इसमें लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सजेशंस हैव बीन मेड ओवर टाइम टू रिफॉर्म पीडीएस। और उसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन 5वां पॉइंट जो है मैं सीधे उस पे आता हूं, वो आज के संदर्भ से। 5वां बिंदु है, आधार कैन बी यूज्ड इन पीडीएस टू सिंप्लीफाई अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। A. Simplification of ration card registration so that beneficiaries can apply for a ration card conveniently, यानी आसानी से अपनी सुविधा के लिहाज से राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें, पंजीकरण करा लें, इसलिए जरूरी है। क्लीनिंग अप द बेनिफिशियरी डेटाबेस, आप सुनते हैं कि कितने 1 लाख करोड़ वो जो फर्जी डेटा थे, फर्जी लोग जुड़े थे आधार की वजह से, वो डीबीटी की वजह से वो बच गई रकम। C. Use of आधार authentication as appropriate, and D, state governments can use Aadhaar payment bridge and Aadhaar enabled payment systems to channel subsidy funds for approved commodities to Aadhaar enabled bank account। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि अगर आधार के जरिए राशन कार्ड को जोड़ दिया जाता, देश में जितना कुछ हो जाता, तो उस समय इसका रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो अब आप फिर कांग्रेसी कूद जाएंगे, वो कहेंगे कि देखिए नंदन जी तो कह रहे हैं, नंदन जी को तो हमारी सरकार ने ये किया था। अब इसको आप समझ लीजिए, आज देश के 17 राज्य, 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो सेंटर की स्कीम है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 17 राज्य देश के जुड़ चुके हैं उससे। पहले 12 जुड़े थे 1 जनवरी को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, ये 1 जनवरी 2020 को जुड़े थे। और अभी 1 मई को 5 और राज्य, और ये महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव, ये भी जुड़ गए। अब 17 राज्यों के 60 करोड़ लोग
वो राशन कार्ड इस्तेमाल करके, यानी कहीं के भी हैं कहीं से ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जब शुरुआत हुई इसकी, तो महाराष्ट्र के रहने वाले अमन रमजान खान वो पहले राशन कार्ड धारक थे जो दूसरे राज्य के थे, और उन्होंने इस योजना के तहत राशन हासिल किया, प्राप्त किया। अब फिर से मैं आ जाता हूं, 5 मई की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, एवरेज यूसेज ऑफ द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS हैज डबल्ड टू 11.3 मिलियन पर डे ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन दैट स्टार्टेड ऑन मार्च 25। अब आपको कुछ ध्यान में आया? यही सजेशन इन्होंने दिया था, और इसीलिए जैसे ही रिपोर्ट दिखी तो नंदन को लगा कि जो हमने किया वो तो हो रहा है और तेजी से हो रहा है। उन्होंने इसको कोट करते हुए ट्वीट किया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्रोसेसेस 403 मिलियन कैश विड्रॉल्स फॉर ओवर 140 मिलियन पीपुल इन अप्रैल। इट इज गुड टू हैव स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन एडवांस। बहुत अच्छा है कि इतनी विशालकाय बुनियादी संरचना हमने पहले से तैयार कर ली। तो आप पक्ष विपक्ष निजता फलाना तरह के अधिकारी, जिसको कहते हैं ना कि अधिकार कार्यकर्ता, राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जरा समझिए आज गरीब के, कमजोर के जो काम आ रहा है। और एक बात और समझ लीजिए, इसको मनमोहन सिंह ने ही शुरू किया था। मैं तो बार बार कहता हूं कि काश डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदारी से अपने उस जो विद्वान अर्थशास्त्री हूं बता देते। मैं कई बार कहता हूं कि अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को पहले उनकी साख को खत्म कर दिया कांग्रेस ने, और अब राजनेता मनमोहन सिंह की भी साख खत्म हो गई है। अब वो उसी हाल में रघुराम राजन है, उनको वित्त मंत्री का लालच हो गया है। अब सवाल ये है कि मैं क्या कहूं कि अच्छा हुआ नंदन नीलेकणी चुनाव हार गए, या जीत जाते तो अच्छा होता, क्योंकि कम से कम ऐसे लोग होते कांग्रेस पार्टी के सांसद हो। लेकिन फिर लगता है कि शायद पार्टीगत मजबूरी होती है। और कई बार जब आप लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं ये सब करता हूं तो मेरी भी राजनीति में जाने की इच्छा है, तो मैं उनको बताता हूं कि अगर मेरी इच्छा होती तो मेरे पास इससे आसान रास्ते थे, पहले से उपलब्ध थे, मैं वही कर रहा होता। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं गलत को सही नहीं कह सकता हूं और सही को गलत नहीं कह सकता हूं, और ये कमी है जो आज के समय में आपको राजनीति में जाने से रोकती है। तो अच्छा हुआ कि नंदन नीलेकणी जैसा इतना बड़ा, इतनी बेहतर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं जीता। और अच्छा है कि आज वो मोदी सरकार को भी दे रहा है। और मैंने जो उनकी संपत्ति बताई, उनका परिवार बताया, उनके बच्चे बताए, वो इसलिए नहीं बताया कि क्या आप उन्होंने सुने कि 7700 करोड़ की संपत्ति, इसलिए बताया उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सब उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से प्राप्त कर लिया है। इसलिए उनको इस बात का भय नहीं है, संकोच नहीं है कि वो मोदी के लिए अच्छा बोले कि मनमोहन के लिए अच्छा बोले। लेकिन हकीकत यही है कि जो रिपोर्ट, जो काम नंदन नीलेकणी ने सुझाए थे, उनकी चेयरमैनशिप वाली कमेटी ने सुझाए थे, वो सब आज भारत सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर 17 राज्य जुड़े हैं, हर राज्य को जुड़ जाना चाहिए, और ज्यादा जितना बेहतर हो हर वक्त सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन जो फूड और कैश, केरोसिन भी, इसको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, इसको लेके जो पहचान करने की बात थी, इसको जो कमजोर के हाथ में रकम देने की बात थी, डिजिटल पेमेंट का सुरक्षित आसान तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी, वो सब कुछ हो रहा है। अब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई संदेह नहीं रह गया होगा, और आप चाहे कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं या कोई भी हैं, नंदन जी की बात को मानिए, वो कोई आई नहीं है। उनके मन में जो समझ में आता है वो बोलते हैं, ठीक बात करते हैं, इसीलिए वो और नारायण मूर्ति इंफोसिस बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में। और मुझे लगता है कि ये वीडियो कम से कम आपसे मैं निवेदन कर सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। YouTube तो नहीं डालेगा अपने टॉप 10 की लिस्ट में, लेकिन आप इसको पहुंचाइए, क्योंकि मैं इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं तो वो नहीं आगे बढ़ाएगा। और अगर आप इस तरह की चर्चा बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।